रिपोर्ट डीडी न्यूज। तो आपने देखा कि किस तरह से जो राज्य में जांच की जो स्थिति है और उसके साथ जो जिस तरह से राज्य सरकार इस पूरे मामले में जो उसकी भूमिका रही है और खास तौर पर लगातार उंगलियां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उठाई जा रही हैं। आज जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, वो क्या कुछ कहती है, क्या कुछ है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, उसकी बात कर लेते हैं। कोलकाता कांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दरिंदगी की दास्तान है। दरअसल ये अस्पताल के सेमिनार हॉल में 9 अगस्त 2024 को ट्रेनी डॉक्टर मृत पाई गई थी। 9 अगस्त का ये मामला है और उसी दिन अस्पताल में का जो ऑडिटोरियम था उसमें ट्रेनी डॉक्टर मृत पाई गई थी। रेप के बाद उसकी हत्या की गई थी। शुरू में इसको सुसाइड बताने की कोशिश की गई। विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता के साथ हुई बर्बरता की दास्तान है, किस तरह से उसको चोट पहुंचाई गई, किस तरह से उसके साथ बर्बर व्यवहार किया गया, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख करके साफ तौर पर समझा जा सकता है। रिपोर्ट बताती है कि पीड़िता को मारने से पहले उसका कई बार यौन उत्पीड़न किया गया। ये तमाम जो न्यूज एजेंसी हैं और जो खबरें हैं वो बता रही है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में। साथ ही साथ पीड़िता के शरीर पर 14 से ज्यादा चोट के निशान लगे हैं। 14 से ज्यादा चोट के निशान हैं। फ्रैक्चर फिलहाल कहीं नहीं है, लेकिन चोट के निशान है 14 से ज्यादा। ये सामने तौर पर देखे जा सकते हैं। सिर, दोनों गाल, होठ, नाक, दायां जबड़ा, ठुड्डी, गर्दन, बाएं हाथ, कंधे, घुटने, टखने और प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान पाए गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बर्बरता के साथ उसके साथ में ये जघन्य कृत्य किया गया। शरीर के कई हिस्सों में खून के थक्के जमने के साथ फेफड़ों में रक्तस्राव देखा गया। शरीर के कई हिस्सों में खून जम गया और फेफड़ों में रक्तस्राव देखा गया। और आप समझ सकते हैं पीड़िता की आंखों में खून के धब्बे थे। आंखों में खून के धब्बे थे। दोनों आंखों की पुतलियां फैली हुई थी और स्थिर थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अवाक रह गई वो पीड़िता और किस तरह से उसके साथ में ये जघन्य कृत्य किया गया। गर्दन, खोपड़ी और अन्य भागों की मांसपेशियों में 9 आंतरिक घाव थे। 9 इंटरनल जो ब्लीडिंग थी और घाव थे 9 जगहों पर गर्दन, खोपड़ी और अन्य भागों की मांसपेशियों में। इसके साथ ही साथ विसरा, ब्लड और अन्य एकत्र किए गए नमूनों को विशेषज्ञों के लिए लैब भेजा गया है। विसरा की और ब्लड की जो रिपोर्ट्स हैं वो बाद में आएंगी, उसको एकत्रित किया गया है और लैब में भेजा गया है विशेषज्ञों के लिए। पीड़िता के शरीर और प्राइवेट पार्ट में लगी सभी चोटें उसकी मौत से पहले की हैं। यानी कि किस तरह से उसको ये कितनी त्रासदी रही उसके लिए, कितना ये जघन्य कृत्य रहा और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया गया। पीड़िता के शरीर और प्राइवेट पार्ट में लगी सभी चोटें उसके मौत से पहले की हैं। दोनों हाथों से गला घोटने के कारण पीड़िता की मृत्यु हुई। दोनों हाथों से रेप के बाद उसका गला घोट दिया गया। मौत के तरीकों को क्रूर बताया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का जो तरीका है उसको क्रूर बताया गया है। तो किस तरह से दरिंदगी की हदें पार की गई हैं ये आप समझ सकते हैं कि दरिंदगी की ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, अगर उसको कहा जा रहा है कि दरिंदगी की दास्तान है तो क्यों कहा जा रहा है। प्राइवेट पार्ट में फोर्सफुल पेनिट्रेशन के चिकित्सीय साक्ष्य मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो रेप की बात कही जा रही है वो भी सिद्ध हो रही है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। हत्या तो जाहिर तौर पर सिद्ध है और किस तरह से हत्या की गई है, कितने जघन्य और क्रूर तरीके से की गई है, वो भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो जो प्राइवेट पार्ट है उसको भी देखा गया है, उसके साथ में भी जिस तरह से ये जो पूरा मामला है, किस तरह से चोट पहुंचाई गई है शरीर के तमाम हिस्सों में, वो भी समझा जा सकता है। रिपोर्ट से पता चला है कि पीड़िता के साथ बर्बरता की हदें पार कर दी गई हैं। बर्बरता की सारी हदें, दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई हैं पीड़िता के साथ में। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ये बर्बर रही है ये दास्तान। और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है तो हम अगर उसको कहते हैं कि ये दरिंदगी की दास्तान है तो गलत नहीं होगा। इस पर हम विशेष मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बदलो बदलो, आदत बदलो। बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद न्यूज नाइट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब हमारे विशेष की बारी है। विशेष चर्चा करेंगे हम जिस कोलकाता कांड के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। दरअसल आज वही हमारी विशेष का विषय है। कोलकाता कांड क्या कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये आज हमारा विशेष होगा। कोलकाता कांड क्या कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे और साथ ही साथ कम से कम 2 बड़े शहरों से, 2 महानगरों से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे हमारे साथ। जुड़े हुए मैं देख सकता हूं प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से जुड़े हुए हैं, शिशिर मुंबई से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा हमारे साथ रेखा शर्मा जो कि चेयरपर्सन है NCW की, बहुत स्वागत है रेखा जी आपका। विक्रम सिंह, डॉक्टर विक्रम सिंह फॉर्मर DG हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के। विक्रम सिंह जी बहुत स्वागत है आपका। संतोष कुमार सिंह एडिटर एक दिन बंगाली न्यूज़ डेली है, संतोष जी बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं प्रसेनजीत दादा आपके पास आऊँगा। कोलकाता में की ये घटना है, क्या जानकारी देंगे आज के दिन भर की जो सुर्खियां हैं, मैं चाहूँगा नटशेल में आप बताएं, और किस तरह से ये जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो उस अपराध को दिखा रही है कि कितने बर्बर और विभत्स तरीके से ये अपराध किया गया है। देखिए निखिल, सबसे पहले तो ये जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आने के बाद जो आपने कहा कि सब कुछ लोगों के सामने साफ हो गया है कि बर्बरता कितना भयंकर हो सकता था, और रेप की बात और रेप के बाद गला घोटकर मारने की जो घटना, ये तो पोस्टमार्टम में है सब कुछ। लेकिन यही पोस्टमार्टम रिपोर्ट से 9 अगस्त सुबह की जो सवालात है वो फिर से दोहराना जरूरी है। वहां पे एक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर ये घटना, जहां पे सैकड़ों डॉक्टर है, तो क्या डॉक्टर लोग आंखों से देखकर कम से कम ये समझ नहीं पाते कि ये सुइसाइड है, ये मर्डर है? रेप की बात छोड़ दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, जब पुलिस आई, एक जो एक्सपर्ट पुलिस ऑफिसर है जो हमारे साथ भी आज शायद पैनल में भी सर है जी, तो सर अपने तजुर्बा से कहेंगे कि एक एक्सपर्ट पुलिस ऑफिसर किसी एक बॉडी को देखकर कम से कम सुइसाइड, और जहां जिन बॉडी पर इतना 14 घाव दिखाई दे रहे हैं, और जो बॉडी पूरी तरह से नेकेड हुआ करता था क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ एक बिस्तर, एक चादर बिछाया गया था, तो ये दोनों सवाल काफी जरूरी है। जी बिल्कुल जरूरी है। मैं दरअसल आपसे अपडेट्स जानना चाह रहा था अब तक के कि क्या ताजा अपडेट्स हैं, क्योंकि वहां पर डॉक्टर्स या जो तमाम लोग जो विरोध में पोस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। हाँ, मैं ये एक बार फिर से 9-10 दिन के बाद ये बता रहा हूं, क्योंकि ये सवाल फिर से उठने लगे हैं ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद, जिससे पता चलता है। ये जो देखिए ना, अब पुलिस का काम क्या है? पुलिस ये समझ नहीं पाया कि ये सुइसाइड है या मर्डर है, लेकिन जो लोगों ने जो बांग्ला में कह रहा है कि विचार चाहिए, वी वांट जस्टिस, ये वी वांट जस्टिस के नाम पर जिन लोगों ने, चाहे वो जितने बड़े डॉक्टर भी हो, जितने साधारण नागरिक भी हो ना कहीं, वो अपने सोशल मीडिया में इस तरह की अगर कोई पोस्ट करते हैं, तो इस करीब 300 लोगों को साइबर क्राइम डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भेजा गया था। उसमें से 2 ऐसे डॉक्टर हैं जो काफी माने हुए डॉक्टर हैं, जो आज अस्पताल गए थे, सॉरी लाल बाजार गए थे, और साथ में बाकी डॉक्टर भी गए थे। तो ऐसा स्थिति बन गया है पुलिस का यहाँ पे। आज की यही अपडेट है निखिल। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रेखा शर्मा चेयरपर्सन NCW मौजूद है। मैडम, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि ये जिस तरह से बर्बर कांड हो रहे हैं महिलाओं के साथ तमाम कुछ एक राज्यों में, और अभी हम जब पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, किसी की सुननी नहीं, किसी की माननी नहीं। पुलिस जो वहां पर जिस तरह का उसका जो पूरा व्यवहार रहा भी शुरू में, वो हम सब उससे वाकिफ हैं। CBI को सौंपना पड़ा, अदालत ने उसको सौंपा। किस तरह से आप देखती हैं NCW का क्या रोल हो सकता है ऐसे मामलों में जहां पर एडमेंट हो जाती है राज्य सरकारें? देखिए, सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि मैं फॉर्मर चेयरपर्सन हूँ। जी, फॉर्मर चेयरपर्सन। मेरा 5 को मेरा कार्यकाल खत्म हुआ जी, लेकिन 9 साल मैं उस जगह पे काम कर रही थी, और वेस्ट बंगाल में कोई ऐसा हफ्ता नहीं जाता था
कोई ऐसा वीक नहीं जाता था जहां हमें एक सुओ मोटो नहीं लेना होता था इसी प्रकार के बर्बर केसेस पे। और ये टाइम एंड अगेन हमने देखा है कि बार बार वही पुलिस कहती है कि ऐसा हुआ नहीं, वही सरकार कहती है कि ऐसा हुआ नहीं, और ऐसी जगह पर आके खड़े हैं आज हम वेस्ट बंगाल में कि जहां कोई भी लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई चीज है नहीं। पुलिस अपने महिलाओं के साथ ना खड़े होकर अधिकतर पाया गया है कि जो ऐसे अंजाम देते हैं ऐसे केसेस को, उनके साथ खड़ा होता है। हमेशा गुंडागर्दी है और गुंडागर्दी के साथ पुलिस खड़ी है। इस केस में पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो एक महिला जो 31 साल की यंग महिला अपने 36 घंटे की ड्यूटी देने के बाद एक ऑडिटोरियम में जाकर सोती है और उसके साथ रेप, और वो भी इतना ग्रूसम रेप और मर्डर होता है, और उस पे ये कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने किया है। वो व्यक्ति जो बाहर का व्यक्ति था, जो कि पुलिस का वॉलंटियर था। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि पुलिस अपने वॉलंटियर की कोई बैकग्राउंड चेक नहीं करती। वो वॉलंटियर हॉस्पिटल में घुसा कैसे? उसे कैसे पता लगा कि एक डॉक्टर अकेली वहां पर सोई हुई है? और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है उससे अगर देखा जाए तो ये पता चलता है कि वो एक व्यक्ति का काम नहीं है, वो बहुत सारे व्यक्ति होंगे और इनसाइडर होंगे। अभी पता चल रहा है कि उसकी डायरी, डॉक्टर की डायरी का एक पेज फटा हुआ था। वो अपनी डायरी में ये सब चर्चा करती थी कि डॉक्टर किस प्रकार का वहां पे वातावरण है, कैसा काम किया जाता है, वो पेज पे क्या लिखा था, और क्यों वो जो हॉस्पिटल के प्रिंसिपल थे वो रात मतलब उसी टाइम रिजाइन करके गए और उनको 24 घंटे के अंदर दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया गया। जी। वो क्या राज है जो वो हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को पता है? कौन कौन और व्यक्ति हैं, इनसाइडर्स हैं जिन्होंने ये किया? क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो सीमन पाया गया वो एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। और ये बार बार ये क्वेश्चंस मैं दोहरा रही हूँ मीडिया के थ्रू कि पुलिस क्या कर रही थी 3 घंटे तक, जब फैमिली को नहीं बताया गया। फैमिली को पहले झूठ कहा गया सुसाइड, कैसे कहा गया सुसाइड, फिर उनको क्यों 3 घंटे मिलने नहीं दिया गया, क्यों जल्दी से उसकी अंतिम संस्कार किया गया जी, बिना उनकी सहमति के अंतिम संस्कार किया गया। और फिर आज तक अब तो सीबीआई को दिया गया है, तो अब पता चल रहा है कि क्या क्या चीजें सामने आएंगी और क्या क्या क्वेश्चंस पुलिस भी सीबीआई भी उन प्रिंसिपल से कर रही है। ये भी अभी जानने में आया जी। वो सारे क्वेश्चन पुलिस ने क्यों नहीं किए, उनसे प्रिंसिपल से क्यों नहीं किए? फिर वहां पे एविडेंस पे टेम्परिंग क्यों की गई? वहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क क्यों शुरू किया गया? जी जी, बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं जी। जी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे उलझे हुए क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब दरअसल पुलिस को भी देना होगा, प्रशासन, अस्पताल प्रशासन को भी देना होगा और साथ ही साथ राज्य सरकार को भी देना होगा। डॉक्टर विक्रम सिंह, आप इतने लंबे समय तक पुलिस की सेवा में रहे हैं, ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है इससे कितना केस और मजबूत होगा कि जो आरोपियों को, मैं आरोपियों वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि जैसा कि मैडम ने कहा इस बात की उम्मीद है कि एक से ज्यादा व्यक्ति रहे होंगे इस पूरे कांड में, तो उनको सजा मिल सकेगी? कितना ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इसको देख करके आप इसको देखा सुना है आपने? निखिल जी, ये संतोष का विषय है कि वर्तमान भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुरूप अब इस तरीके की चीजों की वीडियोग्राफी होती है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी हुई है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें जो विभत्स घटनाक्रम सामने आया है कि थायराइड कार्टिलेज ब्रोकन, यानी गले की हड्डी पूरी तरीके से टूटी हुई, जेनाइटल टॉर्चर, ये 4 पन्नों में है यौन अपराध को लेकर के, और इसमें परवर्टेड सेक्सुअल जेनाइटल टॉर्चर, और जिस तरीके का विभत्स इसमें जो मेडिको लीगल इसकी बातें प्रकाश में आई है, चोटें प्रकाश में आई हैं, और जिस तरीके के जो सैंपल्स लिए गए हैं, विसरा प्रिजर्व किया गया है, उससे मुझे कम से कम पूरा है कि बहुत ही अकाट्य साक्ष्य उपलब्ध होगा सजा दिलाने में दोषियों को। मैडम ने बिल्कुल ठीक कहा, 151 मिलीग्राम अगर फ्लूइड मिला है तो एक व्यक्ति का तो नहीं हो सकता है। इसके अलावा जो तमाम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और भी हैं, क्योंकि ये बताया जाता है कि संजय रॉय जो प्रमुख आरोपी है उसके नाखूनों में भी
ये पीड़िता के खाल और स्किन वगैरह के नमूने मिले हैं। बहरहाल ये जो चीज विवेचना का विषय है, लेकिन जो चीज वहां पे जो चिंता की बात है कि पोस्टमार्टम में जहां इतनी सहायता मिल रही है, जो प्रायोजित धरना प्रदर्शन हुआ था उसमें ये बताया जाता है कि कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, उसकी संभावना से नकारा नहीं जा सकता है। ये कहा जाता है कि सब सेमिनार रूम नहीं प्रभावित है। अरे भाई, सीसीटीवी नेटवर्क है, डीवीआर है, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर है, क्या वो सलामत है? उसका सलामत रहना भी जरूरी है। तो इन तमाम घटनाक्रम को अगर आप देखें, मुझे पूरा विश्वास है कि सीबीआई एक व्यवसाय दक्ष, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट एजेंसी है, वो इसमें जरूर पूरी तरीके से साक्ष्य का संकलन करके और जो सवालात मैडम ने उठाए हैं उनका भी उत्तर देगी कि आपने सुसाइड बताने की कोशिश क्यों की। डॉक्टर सिंह, मैं चाहता हूं, जो पुलिसिंग पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं उसको किस तरह से देखते हैं? जो पुलिस की भूमिका रही वो बहुत ज्यादा संदेहास्पद रही। निसंदेह निखिल जी, सबसे पहले कि जब आप आस्तीन के सांप जो संजय रॉय है, आपने उसको 4th बटालियन में क्वार्टर दिया, आपने उसको सिविक वॉलंटियर बनाया, 12,000 की आप उसको तनख्वाह देते थे, आपने बैकग्राउंड चेक करना जरूरी नहीं समझा? जो आदमी वेश्यागमन का आदी है, जो आदमी जिसके मोबाइल फोन में इतनी पोर्नोग्राफिक लिटरेचर है, जो आदमी चाइल्ड पोर्नोग्राफी आदि देखता है, क्या ऐसे आदमी को आपका पुलिस से तो दूर दूर तक वास्ता नहीं होना चाहिए था? इसके अलावा जो आपको पहले कर लेना चाहिए था, जो सीबीआई अब कर रही है, पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को एनालिसिस, वो भी आपने नहीं किया। तो इन तमाम चीजों के मद्देनजर मेडिकल कॉलेज है, आप और हम भी अगर जाएं तो बाहर रोक दिए जाएंगे। ये कैसे एक आदमी पूरी तरह से जाके, जो बच्ची 36 घंटे काम करती है उसके पीछे पीछे जाकर के उसको ये पता लगा देना कि आज अमुक स्थान में ये बच्ची विश्राम कर रही होगी, और वहां जाके भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ता है और उसके साथ वो कृत्य करता है कि मानवता की आत्मा थर्रा जाए। तो इसके लिए ये जरूरी है कि उसका माइंडसेट, और ये क्यों? क्योंकि इसका जो है कि मात्र उद्देश्य केवल बलात्कार नहीं था, केवल हत्या नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि ये विभत्स कृत्य करने के पहले एक नसीहत, हमारे आपके पैर समानांतर रहते हैं, इस बच्ची के पैर पूरी तरीके से 180 डिग्री पे दिए थे, और 3 घंटे बाद लाश देने का मतलब है आपने उसको ठीक ठाक करके सिल करके तब दिया, जिससे कि जो लोग देखें ये न समझे कितना विभत्स इस बच्ची के ऊपर आक्रमण हुआ। ये पुलिसिंग के दृष्टिकोण से सब सवाल है, इन्वेस्टिगेशन में आएंगे। और आपने इतनी जल्दी आनंद फानंद में क्रिमेशन क्यों कर दिया? आपने पेरेंट्स की राय क्यों नहीं ली? और बेहतर ये होता कि अगर आप इतने विभत्स हत्याकांड के बाद अगर लाश को 3 दिन रोक सकते थे तो रोक लेना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। अब संतोष कुमार सिंह जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। संतोष जी, ये जो पूरा घटनाक्रम है और जिस तरह से राज्य सरकार का रिएक्शन है, मैं जानना चाहता हूं कि किस तरह से ये जो पूरा एक आपराधिक मामला है इसको राज्य सरकार बैकिंग देते हुए इसको पॉलिटिकल बताने की कोशिश कर रही है। कहीं बीजेपी पर आरोप, कहीं लेफ्ट पर आरोप, कहीं कांग्रेस पर आरोप, और ये कहना कि ये तो जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले जो गुंडागर्दी जिस तरह से हुई, क्या क्या देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में और क्या रिएक्शन है लोगों का? देखिए, जो प्रदर्शन हो रहा है, विरोध प्रदर्शन है, समाज के हर वर्ग से हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि जो टीएमसी के पूरे कैडर हैं वो भी भीतर सब इस बात से दुखी है और इसका दबाव महसूस कर रहे हैं। और समाज के हर वर्ग, डॉक्टर कहिए, आप एडवोकेट कहिए, साहित्यकार कहिए, या जो भी आर्टिस्ट कहिए, सारे के सारे प्रोसेशन में शामिल हो रहे हैं। जी देखिए, मेरे को जहां तक समझ में आ रहा है कि एक जो सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग के बाद आता है तो उसको इतनी ट्रेनिंग तो होती है कि वो एक डेड बॉडी को देख के इतना तो बता सकता है, अगर 2 वर्ष 3 वर्ष की सर्विस हो जाती है, कि वो माने कोई अननेचुरल डेथ है या उसकी हत्या की गई है, सुसाइड है कि क्या है, वो देख के बता देते हैं। वो नहीं तो कोई सीनियर ऑफिसर आते हैं जिनको ज्यादा अनुभव, वो बता देते हैं। तो मेरा जो समझ में आ रहा है कि शुरू से ही एक मिस इन्फॉर्मेशन और एक मिस कम्युनिकेशन की वजह से पूरी की बार आज बात आ रही है रिपोर्ट की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बहुत सारी। जी, शुरुआती दौर में उस तरह की बातें नहीं आई, जिसकी वजह से सोशल मीडिया बहुत कुछ। हाँ, ममता बनर्जी इस सत्ता में आने के बाद प्रथम बार इतनी दबाव में दिख रही हैं, और इसका उनकी राजनीति का एक है विरोध की राजनीति, सड़क पर उतर कर राजनीति करने का। अब जब विरोधी और जो समाज का हर वर्ग उनके विरुद्ध सड़क पर उतर रहा है, तो उनको भी समझ में आ रहा है कि अब इसका काउंटर हम कर सकते हैं, तो सड़क पर उतर के, तो उन्होंने भी वहां पर उतर के अपना एक पद यात्रा किया, अपने जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनके साथ पद यात्रा करके एक मैसेज दिया। मगर एक जो है कि उसका निष्कर्ष क्या आता है, आप नेक्स्ट क्या हो, उसकी सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करते हैं,
जैसे उनका एक रात्रि इनिशिएटिव आया है, उसमें सबसे गजब बात है कि एक पॉइंट है कि वीमेन को आप जितना संभव हो उसको नाइट ड्यूटी न दे। तो ये तो बात वही हो गई कि औरतों को जब एक चैंपियन बन रही है कि हमने नारी सशक्तिकरण किया, हमने औरतों को ये दिया है, हम उनको ये स्कीम का फायदा दे, उसके बाद आप ये कैसे कर सकते हैं कि नारी घर में ही रहे, वो नाइट ड्यूटी ना करे। आपको तो एक सरकार को तो ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी। सरकार देखिए ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है, सरकार के प्रति अविश्वास हो गया है, और एक नहीं हजारों प्रश्न उठ रहे हैं। और हो सकता है कि सीबीआई भी उसी निष्कर्ष पर पहुंचे। और मेरा जो मैंने अनुमान जो हो रहा है मेरा, कि ये जो वहां पे जो रैकेट वगैरह हो रहे थे आरजीकर हॉस्पिटल में, जो प्रिंसिपल के मैंने सामने रख के सीबीआई पूछताछ में और जांच में हो सकता है कि और मैंने दूसरे जो वित्तीय अनियमितता या और भी वहां पे जो सिंडिकेट या बिल्कुल, जो तार जब उनका खुलेंगे, जब पर्दाफाश परतें हो खुलेंगी सकता तो है। एक के बाद एक बहुत सारी चीजें उसमें निकल कर आ सकती हैं, जी, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। फिलहाल पूरे देश भर में इसको लेकर के प्रदर्शन हो रहे हैं। हमारे साथ शिशिर सेलार मुंबई से जुड़े हुए हैं। शिशिर, किस तरह से प्रदर्शन, डॉक्टर्स का आक्रोश मुंबई में देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए हालांकि मुंबई में देखा जाए तो पिछले 8 दिनों से, सिर्फ मुंबई नहीं, मैं तो कहूँगा महाराष्ट्र के जितने भी बड़े शहर हैं, उन सभी बड़े शहरों में जो बड़े अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, उनके सभी डॉक्टर्स जो है इस वक्त हड़ताल पर है। ओपीडी बंद है, जो लैब सेवा है वो बंद है। डॉक्टर इसलिए भी आक्रोशित इसलिए है क्योंकि अगर हम बात करें जहाँ पर ये घटना घटी है, कोई दूर दराज का इलाका नहीं था, ये एक कोलकाता शहर भीड़ भाड़ वाला इलाका था, और साथ ही साथ एक सरकारी अस्पताल था, और वहाँ पर इस प्रकार से हादसा होता है। और इसीलिए डॉक्टर ज़्यादा आक्रोशित है कि क्या इस प्रकार से जो डॉक्टर्स ड्यूटी करते हैं उनके लिए कोई सुविधा, मतलब खास तौर पर जो सुरक्षा सुविधा है वो मुहैया सरकार नहीं करा सकती। क्या ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इन पिछले 7-8 दिनों से लगातार जो आंदोलन महाराष्ट्र में हो रहे हैं, जो मोर्चे निकाले जा रहे हैं, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, उसमें सभी डॉक्टर्स ये पूछ रहे हैं। आज अगर बात करें तो आज भी डॉक्टर का मार्च जो है मुंबई के आज़ाद मैदान में निकला था, और ये मार्च सिर्फ डॉक्टरों का नहीं था, बल्कि इसमें कई सीनियर डॉक्टर्स भी मौजूद थे। लेकिन साथ ही साथ जो जनता थी वो भी इस मार्च में शामिल हुई थी, जो आज़ाद मैदान में आज सुबह निकाला गया था। तो हम समझ सकते हैं कि ये सिर्फ कोलकाता तक ये विषय नहीं रहा, अब ये विषय पूरे देश भर में हो चुका है, जिस प्रकार से डॉक्टर्स का आंदोलन रहा। और मांग सभी जगह एक ही है। सबसे पहले तो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो ठीक ठाक की जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा दी जाए। दूसरी महत्वपूर्ण मांग यह है कि जो डॉक्टर्स की संख्या है, 36 घंटे ड्यूटी करना कोई आसान बात नहीं है। तो ऐसे में डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि अगर वक्त पे ड्यूटी हो और वक्त पे अगर काम खत्म हो जाए तो वो भी डॉक्टर के लिए एक सहूलियती काम होगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, हालांकि इसमें यह भी कही जा रही है कि जिस प्रकार से कोलकाता में हादसा हुआ, तो ऐसे में कुछ SOPs जो है वो रखनी चाहिए हर अस्पताल में, कि किस प्रकार से जो है सुरक्षा के साथ बाकी भी इंतजाम किए जाए। ये प्रमुख मांगे जो है वो डॉक्टर्स की तरफ से पिछले कई दिनों से सामने रखी जा रही है। महाराष्ट्र में एक डेलीगेशन है, महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स का, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की इस बारे में। मुख्यमंत्री ने उनको आश्वस्त किया कि जितने भी डॉक्टर सरकारी अस्पताल है उनमें जो है व्यवस्था जो है अच्छी खासी व्यवस्था दी जाएगी, साथ ही साथ बाकी अन्य मांगों पर भी जो है विचार किया जाएगा। ठीक है, मैं चाहूंगा कि रेखा शर्मा जी बहुत संक्षेप में जवाब दें। हमारे प्रोड्यूसर लगातार मुझे बता रहे हैं कि समय लगभग समाप्त हो गया है। जैसे आपने कहा कि हर हफ्ते पश्चिम बंगाल से इस तरह की घटनाएं रिपोर्ट होती थी, कितनी ही बार आपकी टीमों ने, आप लोगों ने वहां दौरा किया। जो राज्य सरकारें, खासतौर पर पश्चिम बंगाल की बात हो रही, सुनती नहीं है, एनसीडब्ल्यू क्या कर सकती है? क्या कुछ आगे रोल होगा आप लोगों का? देखिए, एनसीडब्ल्यू के हाथ में ये है कि हम एडवाइजरी बॉडी हैं केवल। हम हमारे पास ना पुलिस की पूरा प्रबंधन है, और ना ही हमारे पास जजेस की कोई वो कैपेसिटी कि हम उस पर जजमेंट दे सके। अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि हम पकड़वा देंगे या हम उनको सजा देंगे। ये दोनों काम एनसीडब्ल्यू के नहीं है। एनसीडब्ल्यू अगर लगातार ऐसे मामलों को सामने लेकर आती रहेगी, आपका तात्पर्य है? हाँ जी, पुलिस को क्वेश्चन कर सकती है, और उनकी अगर कोई गलती है तो उसको सामने ला सकती है, और राज्य सरकार को उसके ऊपर बात कर सकती है, उस पे हम उनको विचार विमर्श कर सकते हैं। लेकिन जहाँ राज्य सरकार सुने ही नहीं, जहाँ पुलिस को कहा जाए कि एनसीडब्ल्यू से बात ही नहीं करनी है, वहां पर एनसीडब्ल्यू कुछ नहीं कर सकता। और हमने ऐसा कई बार होम मिनिस्ट्री में भी इसकी बात करी है कि जो वहां की पुलिस है, वेस्ट बंगाल की पुलिस है,
वो केवल राजनीतिक अपने जो उनके सुपीरियर्स हैं उनकी सुनती है, और उनको कोई मतलब नहीं है कि जनता के साथ क्या हो रहा है या महिलाओं लेकिन इस के तरह साथ से क्या हो रहा एनसीडब्ल्यू है। इस तरह के मामले लगातार उठाती रहेगी, ये आप कहना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि विक्रम सिंह जी, लास्ट कमेंट आप बहुत ही संक्षेप में, कि आगे किस तरह से इस मामले को आप देख रहे हैं, इसकी जांच सीबीआई कर रही है। निखिल जी, संतोष का विषय है कि मैं समझता हूं कि इसमें कोर्ट गाइडेड इन्वेस्टिगेशन और हो जाना चाहिए, सीबीआई को सारे संसाधन उपलब्ध होने चाहिए, और ये जो स्वांग रचा जा रहा है कि 200-300 लोगों को नोटिस इश्यू की जा रही है, तो क्या जो कोई आलोचना करता है, जो कोई परामर्श देता है, क्या सबको नोटिस दे देंगे? ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, और इसमें निर्भीक होकर के त्वरित और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन कोर्ट मॉनिटर्ड होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में, उसके बाद इसका ट्रायल होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विक्रम सिंह जी, रेखा शर्मा जी आपका, संतोष कुमार सिंह आपका, और हमारे दोनों संवाददाताओं का, प्रसेनजीत बख्शी और शिशिर सेलार का, इस हमारे पूरी चर्चा में जोड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा।